हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज अपन देख रहे हैं लाइन टू लाइन, जिसमें एनसीईआरटी को अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीट के अंतर्गत या किसी भी एग्जाम, मेडिकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं बायो में, वो इसी में से पूछते हैं मोस्टली। ठीक है, तो पूरी कोशिश यही है एनसीईआरटी को अपन समझें। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं नीट में। मैं आज आपको नहीं दिखूंगा क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी हो गई है जो कैमरा है उसके अंदर, इसीलिए आप लोग अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनिए। एनसीईआरटी लेके बैठिएगा आप लोग, और नोटबुक भी लेके बैठिएगा, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप नोट कर सके। तो स्टार्ट अपन करते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। जैसा कि टर्म्स लिखा अपने पास, जीव जगत। ठीक है, जीव का मतलब अपन फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जगत को भी अपन ने डिस्कस किया था। जगत का सिंपल सा मीनिंग अपन ने देखा था कि ये जो अपना एटमॉस्फेयर है या जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसके अंदर मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जो जातियां होती है वो मिलकर जगत बना रही है। ठीक है, जिसमें अपने पास 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों का खोज अपन ने कर लिया है। और जीव का मतलब जो सजीव है, जीवित जीव है, उसका अपन क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो जो जीव जगत है उसमें एक प्रकार का जीव तो नहीं मिलता है, अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं। तो कुछ समानता और असमानता के आधार पर, इस पर समानता और असमानता के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। हो सकता है जैसे सपोज करो कि कुछ कोई पादप है, ठीक है, जो एक दूसरे से अब उनकी जो पत्तियां है उसके आधार पर समान है, तो उसे अपन क्या कर देंगे, एक जगह रख देंगे ताकि उनका अध्ययन क्या हो जाए, आसान हो जाए। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके जो आकारिक लक्षण हैं, जिसे देख करके अपन बता सकते हैं कि इसके 4 पैर है, 1 पूंछ है, तो उसे अपन अलग कर देंगे। ठीक है, जिसके अंदर शरीर पर बाल होते हैं या स्तन ग्रंथि होती है, उसे अपन स्तनधारी में अलग से अपन रख देंगे। तो वो क्या है, एक प्रकार का वर्गीकरण है, जिससे जब भी अपन स्टडी करते हैं तो अपना काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, पहले इसके टाइम से, काफी पहले, जब से मतलब एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं काफी वर्षों पहले से ही वर्गीकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन अभी का जो वर्गीकरण है और जो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था उससे काफी अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं सभ्यता के आरंभ से ही। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता या पला सभ्यता। तो उस समय के आरंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए, करता आ रहा है मानव। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र और आवास, भोजन वस्त्र आवास जैसे सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित। क्योंकि भोजन में अपन बोले कि साहब ये खाते थे पहले, ये नहीं खाते थे, तो आवश्यकता और अनावश्यकता के आधार पर अपन ने कर लिया, वस्त्र और आवास के आधार पर अपन ने कर लिया। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। जितने भी पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, वो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, पहले से ही कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण का प्रयास किया गया था वो किया था अरस्तु ने। और उनका जो आधार था, एक चीज आप लोग गांठ बांध दीजिए, जहां पर भी वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, बिना आधार के वर्गीकरण नहीं किया जाता है, कोई ना कोई आधार होगा। तो यहाँ जो आधार है वो क्या है, आकारिक लक्षण, सरल आकारिक लक्षण। ठीक है, उसी के आधार पर इसने, अरस्तु ने किसको वर्गीकृत किया, केवल पादपों को किया। जंतु जैसा कोई भी शब्द यहाँ पर नहीं लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक, मतलब छोटे जो पादप है, बड़े पादप है, या सबसे ज्यादा जो बड़े हैं, तो वो जो आकारिक लक्षण है उसके आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया। दूसरा, प्राणियों का उन्होंने वर्गीकरण किया था, लेकिन यहाँ जो आधार है वो क्या है, लाल रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति। कुछ ऐसे जीव थे जिसके अंदर लाल रक्त होता है, कुछ ऐसे जीव है जिसके अंदर लाल रक्त नहीं होता है। तो 2 क्लास में उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया, जंतुओं को या प्राणियों को, मतलब पादप और जंतु दोनों को इन्होंने वर्गीकृत किया। पादपों में लक्षणों के आधार पर, आकारिक लक्षणों उनके आकार के आधार पर, और जंतुओं में लाल रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, ये तो हो गई अरस्तु की बात कर ली अपन ने। अरस्तु के बाद में आगे जो
क्लासिफिकेशन करने वाला जो बंदा था वो था कैरोलस लीनियस, इसने द्विपदनाम पद्धति भी दी थी। ठीक है, तो लीनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत, द्वि का मतलब दो, जगत का मतलब दो, जगत, द्विजगत पद्धति विकसित की गई जिसमें प्लांटी मतलब पादप और एनिमेलिया मतलब जंतु या प्राणी जगत में वर्गीकृत किया। इन्होंने लीनियस ने केवल दो ही जगत बताई यहाँ पर, एक तो पादप जगत जिसे प्लांटी अपन बोलते हैं और दूसरा एनिमेलिया जिसे अपन जंतु या प्राणी जगत बोलते हैं, बस दो ही बताया। इनको पादप वगैरह से कुछ बाकी जो दूसरे जीव है उनसे कोई मतलब नहीं था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोट या ससीम केंद्रक, अब ये जो टर्म लिखे हैं इनका एक एक करके मैं मीनिंग बता रहा हूँ, सुनते चलिएगा अच्छे से। ससीम केंद्रकी, ठीक है, ससीम केंद्रकी, और दूसरा लिखा है असीम केंद्रकी। ससीम का मतलब ऐसे जीव जिसके अंदर केंद्रक होता है, जिसकी कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। क्योंकि किसी भी जीव की अपन बात करें उसकी आधारभूत जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, कोशिका ही होती है। और कोशिका के अंदर कोशिका अंगक होता है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या बाकी दूसरे झिल्ली आबद्ध या झिल्ली रहित अंगक हो सकते हैं। ठीक है, वो भी अपन कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कोशिका के अंदर अगर केंद्रक है, ये केंद्रक है, जिसे मास्टर ऑफ सेल अपन बोलते हैं, तो केंद्रक है तब तो वो हो गया ससीम केंद्रक है। और केंद्रक अगर नहीं है तब उसे अपन क्या बोलेंगे, असीम केंद्रक। ठीक है, प्रोकैरियोट जिसे अपन बोलते हैं। वैसे इन शब्द का अगर इंग्लिश में आप मीनिंग जानना चाहो ना तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रो का मतलब होता है अर्ली, या हिंदी में जिसे अपन बोलते हैं पहले। और जो कैरियोट लिखा है यहाँ पर, यहाँ ये कैरियोट शब्द लिया गया है कैरियोन से, जिसका मतलब होता है केंद्रक। मतलब पहले की जो कोशिका, जो सबसे पहले जब जीव बना था उस समय की जो कोशिका थी उसके अंदर जो केंद्रक मिलता है उसे अपन उस प्रकार के जीव को बोलते हैं प्रोकैरियोट। और यू का मतलब होता है बाद के या सत्य जिसे अपन बोलते हैं, कि जैसे जैसे उद्भिद का श्वास सरल से जटिल की ओर अपन गए वैसे वैसे जो कोशिका है उसमें भी चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, जो केंद्रक है उसमें भी परिवर्तन हुआ। तो प्रो का मतलब पहला, कैरियोन जहां पर भी लिखा था उसका मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, उसी से ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोट असीम केंद्र की, प्रोकैरियोट असीम केंद्र की एक कोशिक अथवा बहुकोशिक, एक का मतलब एक कोशिका, बहु का मतलब एक से ज्यादा कोशिका, तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। ठीक है, तो इस पद्धति में केवल यही बताया गया था सब, एक तो पादप होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, जंतु होते हैं। अब इसके अंदर भी इन्होंने वापस से क्लासिफिकेशन नहीं किया था। इसके साथ साथ में कुछ दूसरे प्रकार के भी जीव थे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि पादप तो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हरित लवक इनके अंदर होता है, जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव थे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, उसे अपन बोलते हैं अप्रकाश संश्लेषी, जैसे हुआ कवक। ठीक है, तो उसके बीच भी ये विभेदन नहीं कर पाए लीनियस साहब। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। बता दिया मैंने आपको। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। बोला अब ये जो नए नए जीव मिल रहे हैं उसे कहाँ रखे, ना तो ये पादप से मिलते हैं ना जंतु से मिलते हैं, अब क्या किया जाए, ये जो पद्धति वो अपर्याप्त सिद्ध हो गई। अब इसके अलावा जो लक्षण थे, इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ में, मतलब आकार के साथ साथ में कोशिका की संरचना अपने को देखनी। जैसे जंतु की अपन ने बात की तो जंतु के अंदर जो है हरित लवक इसके अंदर नहीं होता है, जबकि पादप में हरित लवक होता। तो इसकी जो कोशिका की संरचना है, तो केवल एक लिया है मैंने हरित लवक वाला उदाहरण, इसके अंदर होता है इसके अंदर नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं कि पादप में कोशिका भित्ति होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इसे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये कोशिका की संरचना होती है, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, क्या वो स्वपोषी है मतलब खुद से पोषण प्राप्त कर सकता है, या विषम पोषी है। स्वपोषी का मतलब जैसे पादप है प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, खुद का भोजन खुद बना सकते हैं। जंतु की अपन बात करें खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते। कुक करने का सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि भाषा बना के हम खाते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है विषम पोषी। जंतु अधिकतर यही होते हैं। ठीक है, आवास रहने के आधार पर, प्रजनन की विधि, प्रजनन में आपने सबसे फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था जीवों में जनन, उसी सीक्वेंस में अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप वो सीक्वेंस देख सकते हैं। तो प्रजनन की अपन ने बात की थी, अपने से समान या असमान संतति को उत्पन्न करने की जो विधि होती है, या तो अलैंगिक हो सकती है
या लैंगिक हो सकती है। ये डिस्कस अपन कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं एनसीईआरटी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास। तो ये भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको वर्गीकरण में समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत, ये जो है ना पादप और प्राणी जगत, ये कॉमन है क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं की बात करते हैं अपन। ये आसानी से दिख भी जाते हैं और प्रॉपर्टी जो लक्षण है आसानी से अपन पता भी कर सकते हैं। तो पादप जगत एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिसमें सम्मिलित समूह जीवधारी में होने वाले परिवर्तन शामिल है सदा ही समाविष्ट है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब जितने भी वर्गीकरण किए गए आज तक उसमें पादप और प्राणी जगत तो रहे ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों की विभिन्न जगत की संख्या एवं उसके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की। काफी साइंटिस्ट ने 8-10, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, तो नहीं पढ़ेंगे। अब तालिका 2.1 अपने को बता रखी है। अब जैसे सबसे पहले लीनियस की अपन ने बात कर ली। अच्छा, सबसे पहले अपन ने अरस्तु की बात की, उसके बाद में लीनियस की अपन ने बात कर ली है। उसके बाद में भी आए थे काफी साइंटिस्ट, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में लीनियस के बाद में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट आए थे RH व्हिटेकर सन 1969 में, 1969। इन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी। द्विजगत प्रणाली कैरोलस लीनियस ने दे दी थी, जिसमें जंतु और क्या थे, पादप थे। अब 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, RH व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। कब दी थी, 1959 में दी थी। AIPMT में पूछा गया ना जाने कितनी बार। तो सन 1969 में RH व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। और इसके अंदर जो 5 जगत थे वो कौन कौन से थे, मोनेरा, मोनेरा को हिंदी में मोनेरा ही बोलते हैं, प्रोटिस्टा को भी प्रोटिस्टा बोलते हैं, पंजाई को अपन कवक बोलते हैं, प्लांटी को पादप और एनिमिलिया को जंतु जगत बोलते हैं। तो ये 5 जगत बताए थे किसने, RH व्हिटेकर। इनका जो आधार था मैंने पहले ही बता दिया, जहां वर्गीकरण की बात होती है कोई ना कोई आधार होगा। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध। कोशिका संरचना का मतलब अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलेगी तो उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र डिपेंड करेगा किस प्रकार का है। और वो जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो शारीरिक संरचना बनाता है। ये कुछ ऐसे जीव हैं जो एक कोशिकी के होते हैं, मतलब उनके अंदर केवल एक ही कोशिका होगी। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय होंगे, मतलब एक से अधिक कोशिकाएं होंगी। एक से अधिक कोशिका होंगी तो वो उत्तक बनाएंगे, और उत्तक बनाएगा तो अंग भी बन सकता है और अंग से अंग तंत्र भी बन सकता है। डिपेंड करेगा किस प्रकार का जीव। पोषण की प्रक्रिया अभी मैंने आपको बताई थी, स्वपोषीय परपोषीय डिपेंड करेगा। प्रजनन अपन ने देख लिया। जाति वृत्तीय संबंध का मतलब होता है एक से दूसरे में अपन रिलेशन देखते हैं। जैसे सपोज कर लो सन 1000 ईस्वी पूर्व में इस प्रकार का कोई जीव था, उसके बाद में 1200, उसके बाद में 1500, उसके बाद में 1800 और उसके बाद में ये 2000, 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो ये जो जीव है 1 2 3 4 और ये 5, A B C D और E में लिख देता हूं इसे। तो ये A जो है B से रिलेटेड होगा, B C से होगा, C D से होगा, D E से होगा, ठीक है। तो B वाला यहाँ पर A से भी रिलेट करेगा और B वाला यहाँ से C से भी रिलेट करेगा। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है उसे अपन बोलते हैं जाति वृत्तीय, जाति वृत्तीयता, ठीक है। D वाला जो है C से भी रिलेशन संबंध बताएगा यहाँ से, और E से भी बताएगा जुड़ा हुआ किसी ना किसी पॉइंट पर। क्योंकि जो ये विकास है, जाति वृत्तीय संबंध है, ये एक क्रमिक है, एक सीक्वेंस में चलता है। ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया। अचानक से होने वाले को परिवर्तन अपन बोलते हैं, वो बाद की बात है, ठीक। तो इस टेबल को अपन देख लेते हैं। कोशिका प्रकार, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया 5 जगत है। प्रोकैरियोट का मतलब अपन ने देख लिया, ऐसी कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है पहले वाले जो होता है, मतलब उसके केंद्रक के चारों तरफ किसी भी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। उसके अंदर गुणसूत्र होंगे, वो फ्री होंगे, कोशिका द्रव्य में फ्री होंगे। जबकि बाकी सारे जो है, याद रखने की यही ट्रिक है, मोनेरा को छोड़ करके बाकी सारे जो जगत है उसके अंदर यूकैरियोट होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो केंद्रक भी होगा और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी होगी, और जो गुणसूत्र है वो केंद्रक झिल्ली के अंदर होंगे। कोशिका भित्ति इंपॉर्टेंट है मोनेरा की। सेल्यूलोज रहित, सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, बहुलक होता है शर्करा का, ठीक है। जैसे लिखा बहु शर्कराइड प्लस अमीनो अम्ल। सेल्यूलोज नहीं होता है लेकिन अमीनो अम्ल होते हैं। कोशिका भित्ति होती है, कहने का मतलब ये है। तो प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में उपस्थित होती है, आगे और अपन देखेंगे किसकी बनी होती है डिटेल से। कवक के अंदर उपस्थित होती है, सेल्यूलोज रहित होती है लेकिन काइटिन युक्त होती है। बहुत बार पूछा गया है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, काइटिन से। पंजाई को अपन क्या बोलते हैं, कवक। तो के से क्या आपको ध्यान रखना, के से काइटिन। नीट में भी पूछा गया है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, AIPMT में भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। प्लांटी,
पादप मतलब इसके अंदर सेल्यूलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, और जंतु है उसके अंदर कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती अपने। इसके अंदर वो क्या है, एक प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। ठीक, केंद्रक झिल्ली की बात करो तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उसी का मतलब होता है प्रोकैरियोट। ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रो का मतलब पहले वाला जो केंद्रक होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और बाकी सब में क्या होती है, उपस्थित होती है। काय संरचना मतलब जो इनका शरीर होता है, जो बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है। मोनेरा के अंदर कोशिका होती है, मतलब जो कोशिका होती है वो ही एक प्रकार से क्या है, जीव है। प्रोटिस्टा में जो कोशिका है वो भी एक प्रकार का क्या है, जीव है। लेकिन कवक में बहुकोशिक या उत्तक जिसे अपन बोलते हैं, या अदृढ़ उत्तक जो कठोर होते हैं उस प्रकार के होते हैं। पादप में उत्तक भी हो सकता है और उत्तक या अंग तंत्र भी हो सकता है, और जंतु में उत्तक भी होता है, अंग भी होता है और अंग तंत्र भी होता है। ये आपको समझने की जरूरत है। इसे डिटेल से भी अपन देखते हैं कि पहले जो होती है सबसे जो बेसिक लेवल होता है वो होता है कोशिका एक। कोशिका बहुत सारी जो कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान होती है, कार्य समान होते हैं, वो होता है टिश्यू, उत्तक जिसे अपन बोलते हैं। बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ में जब अंतर क्रियाएं करते हैं तो वो बनाते हैं अंग। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था 11th क्लास के। ठीक है, जीव जगत जो है उसके अंदर कि जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी लक्षण होता है वो उत्तक के अंदर नहीं है। इन उत्तकों के बीच की जो क्रियाएं विधि हो रही है, अंतर क्रिया होती है, उससे इस अंग की प्रॉपर्टी आती है। और अंग के बाद में बहुत सारे जब अंग मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर बॉडी संरचना जो लिखी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के अंदर कोशिकीय होता है, इसमें बहुकोशिकीय या उत्तक हो सकता है, और सबसे लास्ट में भी हो सकता है। पोषण की विधि किस प्रकार से वो भोजन करते हैं। स्वपोषी मतलब खुद से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। स्वपोषी जो है दो प्रकार से यहाँ पर लिखा है, समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए जैसा मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूं। स्वपोषी दो प्रकार से लिखा है, एक तो है रसायन पोषी और दूसरा है प्रकाश संश्लेषी। मतलब स्वपोषी का मतलब खुद से पोषण जो प्राप्त करता है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो रसायन का मतलब जो भी जीव है वो अपने अंदर के जो रसायन है उसमें रासायनिक परिवर्तन करेगा और भोजन बना लेगा, एनर्जी उसको मिल जाएगी। प्रकाश संश्लेषी का मतलब ऐसे जीव जो प्रकाश है वहां से ऊर्जा लेगा, प्रकाश में निहित जो ऊर्जा है उसे काम में लेगा और उसके बाद में संश्लेषण करेगा भोजन का, उसे अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। दूसरा है परपोषी, एक हो गया स्वपोषी और दूसरा क्या हो गया परपोषी। परपोषी का मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाला। एक है मृतपोषी मतलब मरे हुए जीवों से पोषण लेने वाला। एक है परजीवी मतलब जीवित जीवों से पोषण लेने वाला। अपने हो सकता है अपनी आंत के अंदर बहुत सारे जीव हो तो वो परजीवी एक प्रकार से। ठीक है, स्वयं वैसा ही इसके अंदर स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषी या परपोषी, परपोषी है, मृतपोषी और परजीवी। स्वपोषी है क्योंकि पादप है तो इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, हरित लवण होगा तो भोजन खुद बनाएगा। और ये है परपोषी, प्राणी समभोजी। और मृतपोषी भी होता है क्योंकि अपन चिकन मटन वगैरह खाते ही हैं। ठीक है, प्रजनन की विधि जो है संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब जो कोशिका है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़ जाएगी, वो होता है संयुग्मन। युग्मक संलेख, यहाँ पर युग्मक बनेंगे और युग्मक भी अब मैंने आपको बता दिया है जीवों में प्रजनन जो चैप्टर था 12th क्लास का फर्स्ट, उसके अंदर बता दिया है कि युग्मक जो होता है आधारभूत इकाई है प्रजनन की। जैसे ये युग्मक है एक मादा और नर, नर युग्मक और मादा युग्मक है, नर और मादा। युग्मक को एन से अपन लिखते हैं, एक गुणित है तो द्विगुणित होता नहीं है वैसे, तो एन और एन जब एक दूसरे जुड़ता तो 2n बन जाएगा और ये नया जीव बना लेगा। युग्मक संलेन और संयुग्मन उसे अपन बोलते हैं। निषेचन, निषेचन और निषेचन मतलब जुड़ना एक प्रकार से। ठीक है, तो ये है 5 जगत प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण है जो आरएच बीटेकर ने दी थी। यहाँ से याद, ये तो आपको कोशिका वृत्ति रखना है और पोषण की विधि इसमें से ध्यान में रखना, बाकी सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोशिका वृत्ति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने, काइटिन वाला पूछा गया था इसीलिए। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े इन मुद्दों और धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित होती। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट में आता है, नील हरित शैवाल मतलब ऐसा शैवाल जो क्या है नीला और हरा है, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया। पादप जगत अलग है अपने आप में, लेकिन 5 जगत से पहले, इससे 5 जगत से पहले जो था पादप जगत के अंदर, पादप के अंदर अपन ने किस किस को रख दिया था, बैक्टीरिया को,
जो आता है किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। अभी अपन ने देखा था ये मोनेरा है भाई साहब, ये वाला 5 जगत के नाम याद कर लेना, काम बन जाएगा। तो मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो वैसे जो 5 जगत में तो आता है बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर, लेकिन 5 जगत से पहले बैक्टीरिया को अपन ने किसके अंदर रखा था, पादप के अंदर। ये शॉर्ट नोट्स आप लिख लीजिए। नील हरीश शैवाल जो लिखा है, जिसे अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इंग्लिश में बीजीए शॉर्ट में बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो शैवाल है वो पादप के अंदर नहीं आता है, वो भी एक आता है किसके अंदर, मोनेरा के अंदर, जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने बताया था। लेकिन क्योंकि ये जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता था, इसीलिए 5 जगत प्रणाली से पहले इसे भी पादप के अंदर रखा गया था। फंजाई जो कवक है उसे भी अपन ने रखा था। मॉस पर्ण ये तो पादप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो चारों है लास्ट वाले, मॉस पर्ण, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पादप ही है। तो पादपों के अंदर रखना इसका सही था पहले, लेकिन इन तीनों का नहीं था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समान है, क्योंकि पादप है तो पादप के अंदर कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज वाली। अभी टेबल में अपन ने देखा था, वापस दिखा देता हूँ, इतना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो देखो, पादप है तो ये जो है सेल्यूलोज युक्त कोशिका भित्ति इसके अंदर मिलती है। बाकी जो है जैसे बैक्टीरिया हुआ या नील हरीश शैवाल हुआ या कवक हुआ, तो इसके इनके अंदर भी क्या थी, कोशिका भित्ति थी। इसीलिए इसे क्या कर दिया गया, पादपों के अंदर रख दिया गया, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। केवल कोशिका भित्ति के आधार पर इसे रख दिया गया। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। मतलब मोनेरा को क्या कर दिया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तथा सारे यूकैरियोट जगत को तीसरे जगत के अंदर, एक तो मोनेरा हो गया और बाकी जितने भी यूकैरियोट है, क्योंकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है। अरे अभी तो देखा था कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो प्रोकैरियोट होते हैं और दूसरे यूकैरियोट होते हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर आता है केवल मोनेरा, नहीं है तो देखो एनसीईआरटी में ये टेबल, ये जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट है और बाकी सब क्या यू 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 और यूकैरियोट। तो अपन ने बोल दिया प्रोकैरियोट्स के अंदर मोनेरा आ गया, और मोनेरा को भी 2 जगत में अपन ने वापस से डिवाइड कर दिया है, जबकि सारे जो यूकैरियोट्स उसे अपन ने क्या कर दिया, अलग से रख दिया। तो ये यूकैरियोट अलग हो गए, ये इसका आ गया। तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो वही यहाँ पर लिखा 3 अनुक्षेत्र, 2 मोनेरा के अंदर, 1 यूकैरियोट के अंदर। तीसरे अनुच्छेद में किसको रखा, यूकैरियोट को रखा। अतः एक षट जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित हो गई। अब मोनेरा के अंदर 2 हो गए। वैसे अपने पास आर.एच. व्हिटेकर ने जो बताया था उसके अनुसार जो था 5 जगत प्रणाली थी। अब मोनेरा के अंदर कितने हो गए, 2 हो गए, और बाकी ये यूकैरियोट्स अपने पास चल ही रहे। तो 1 2 3 4 5 और 6 अनुक्षेत्र जो थे टोटल 3 थे, लेकिन अब वर्गीकरण की अपन बात करें तो कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि मोनेरा को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो षट जगत वर्गीकरण पद्धति भी क्या हो गई, प्रस्तावित कर दी गई यहाँ से। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षा में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, जब भी ये पढ़ेंगे तब, ठीक है, सिलेबस में नहीं है अभी। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोट जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल। ये दोनों ही शैवाल है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय होता है, जबकि स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का ये भी शैवाल है, ये होता है किस प्रकार का, बहुकोशिकीय। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी को, कवक क्या होता है, परपोषी होता है, नहीं ये देखो आ गया, ये फंजाई को बोलते हैं कवक और ये होता है परपोषी। टेबल तो ध्यान में रखनी। हरित पादपों जैसे स्वकोशी के बीच में विभेद नहीं किया गया, ठीक है। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, यहाँ पर लिखा है टेबल में लिखा है, आगे और लिखा है कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन फिर भी इसे क्या कर दिया गया, एक साथ रख दिया गया, जो गलत। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत बाद में रखा गया। सभी प्रोकैरियोट जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है। तो मोनेरा में बता दिया मैंने, एक कोशिक के जो है या जो अपने पास मेनली अपन बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जिसके अंदर जो केंद्रक होता है उसकी केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उसमें रखा है प्रोकैरियोट्स को मोनेरा के अंदर, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के अंदर कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, इंपोर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है, क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। तो ये जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है, ये क्या है,
ये है पादप ही है, ठीक है। पैरामीशियम एवं अमीबा जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था वो भी एक साथ रख दिया गया, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये जो है ये इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला की अपन बात करें, इनके अंदर क्या है, कोशिका भित्ति है। फिर भी इन दोनों को एक साथ रख दिया गया था। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में हो सकते हैं, मतलब जो वर्गीकरण अपन करते हैं उसमें चेंजेस होने के पूरे चांसेस है फ्यूचर में, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगा। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित, बल्कि जाति वृत्ति, मैंने बता दिया, एक से दूसरा जो रिलेशन होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, और विकासीय संबंधों पर आधारित। इस अध्याय में हम वीटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षण का अध्ययन करेंगे। प्लांटी और एनेमिलिया जगत जो है वो तीसरा और चौथा चैप्टर में अलग से अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे के 2 अध्याय में यहाँ से करें। तो ये हुई बात अपने परिचय की, इस चैप्टर की। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने बता दिया 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं नीट के अंदर, तो आप लोग पढ़िए, वीडियो को देखिए। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। कोई चीज में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, या तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग जैसे कमेंट में पिक्चर अपन नहीं सेंड कर सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं माय धर्मेंद्र @ माय धर्म, या धर्मेंद्र कुमार भी आप लोग इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। वहां आपके जो भी दुविधा है उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश मेरी रही, ठीक है। तो पढ़िए। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।